तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन यानी अध्याय 10 को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए थे। उसमें हम लोगों ने प्रश्न के उत्तर प्लस में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक करके हमने इस पे करा दिया था, ठीक है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। आपको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया है। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, ठीक है, जो आपको हर तरह से आपकी सफलता में भागीदार रहेगा। चलिए हम देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी दीजिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसका एक उदाहरण दें। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश जो आएगी ना तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाएगी, न कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो आप कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में नहीं जाइएगा, ठीक है। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करती है। तो क्या होता है, दो माध्यमों के बीच परिसीमा में जो परिवर्तन होता है ना उसे क्या कहते हैं, आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी अंदर में जो परिवर्तन होता है ना उसको आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में कुछ ऐसा टाइम आता है जिसमें क्या होता है कि प्रकाश जो होती है ना, आपतित प्रकाश को उसकी तीव्रता में बिना किसी विशिष्ट हानि के उसी माध्यम में वापस परावर्तित किया जा सकता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस बात को आप हीरे की चमक से समझिएगा, क्योंकि देखिए हीरा ऐसा चीज है जिसपे प्रकाश पड़ता है ना, तो जितना प्रकाश पड़ेगा ना उतना ही क्या होगा, उसमें से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। बार बार परावर्तन के कारण ही क्या होता है, हीरा खूब चमकता है। क्वेश्चन के पूछने के तरीके बहुत हो सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हीरा का चमकना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचें। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही करा दिया है, ठीक है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो कैसे लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक में क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए ना, ए ओ क्या है, आपतित किरण, और ओ बी क्या है, परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। ये बता गया आपतन बिंदु कौन है, ओ है, ये क्या है, आपतन बिंदु है। अभिलंब है ना वो क्या होता है, ये तीनों एक ही समतल में होता है। कहने का मतलब क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। देखिए तो एक ही ओर है कि नहीं, तो यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है ना, देखिए लिख रहा है कि आपतन कोण, लेकिन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है ना, देखिए लिख रहा है कि परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। इसका किरण आलेख है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए वृद्ध लोगों को पढ़ने के लिए प्रायः चश्मा लगाना पड़ता है, क्यों। आप लोग देखे हैं ना, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं ना
उनको चश्मा की ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो बच्चा भी बूढ़ा हो जा रहा है, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है कि शुरू से ही क्या है, चश्मा लगा रहा है, क्योंकि आँख की कमी है, आँख में कोई खराबी हो गया होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वृद्ध लोगों के बारे में कह रहा है। तो देखिए लगभग 60 वर्ष की आयु में क्या होती है, दृष्टि का जो निकट बिंदु होता है ना, यानी 200 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन युवा अवस्था में जवान रहते हैं ना, उनकी समान दृष्टि की सीमा 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए ना 175 बढ़ जाता है। ऐसा होने से क्या होता है कि पढ़ने में कठिनाई होती है और उत्तर लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। हम लोग धरती पर से देखते हैं ना, तो आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है, लेकिन वही बात जब अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो काला दिखाई देगा। क्यों? देखिए अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है। इसीलिए क्या होता है, उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हम देखा ना, हम लोग धरती पर से देखते हैं कि तारे उगते हैं, डूबते हैं, उगते हैं, डूबते हैं। क्यों? क्योंकि हवा की विभिन्न परतों में तापमान क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लीजिए यहाँ पे तापमान कुछ अलग है, जितने ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस कारण क्या होता है, उसका घनत्व भी क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश जो है ना, इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में क्या होता है, आवर्तित होता रहता है। इसी के कारण क्या होता है, तारे हमारे नेत्र में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लगता है कि तारे डूब गए, फिर लगता है कि तारे उग गए। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वे कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें नेत्रदान नहीं करनी चाहिए। नेत्रदान तो करना परोपकार की बात होती है, लेकिन किसको नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जिन व्यक्ति को एड्स हुआ है, हेपेटाइटिस बी हुआ है, या जल भीति, तीव्र ल्यूकीमिया, धनु स्तंभ, हैजा, तानिका शोथ या मस्तिष्क शोथ हुआ है ना, उस व्यक्ति को नेत्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी के जरिए उस व्यक्ति में भी वो रोग उत्पन्न हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।